साथियों नमस्कार। मैं सुयश मौर्य, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई की राज्य कमेटी से। कल किसानों और मजदूरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा और लगभग देश भर के सारे किसान और मजदूर कल अपनी मांगों को लेकर के जगह जगह पर प्रदर्शन, हड़ताल और बंद की कॉल दिए हुए हैं। तो उन्हीं के समर्थन में हमारा ये प्रतिरोध दिवस है। हम उनको समर्थन कर रहे हैं। साथियों, हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के किसानों में गुस्सा है, जिनको लेकर के मजदूरों में गुस्सा है, और वो सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं। अभी आपने देखा हरियाणा और पंजाब के किसान बहुत बड़े संख्या में सड़कों पर उतरे थे। एक जगह तो लाठीचार्ज हुई है। और साउथ इंडिया में भी आंध्र प्रदेश या कर्नाटका के किसान उतरे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों ने रैली की हुई है। तो साथियों, असल में हमारी सरकार कुछ ऐसे बिल लाई है जो सीधी तरीके से किसानों पे हमला कर रहे हैं, खेती पे हमला कर रहे हैं। जन विरोधी कह दिया जाए अगर उन कानूनों को, उन अध्यादेशों को, तो गलत नहीं होगा, सही होगा। तो उनमें से जो अध्यादेश है मैं वो एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। पहला अध्यादेश ये है कि आवश्यक वस्तु कानून 1925 का जो था उसमें संशोधन किया गया है। इसमें जो संशोधन किया गया उसके हिसाब से बहुत सारी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे आपका अनाज हो गया, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन व तेल, इनको अभी तक आवश्यक वस्तु माना जाता था क्योंकि हम इन्हें डेली यूज़ कर रहे हैं। तो अब इन्हें आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया जा रहा है। और जो आवश्यक वस्तु कानून 1925 का था, जिसमें सरकार इनके मूल्यों पर नियंत्रण रखा करती थी कि बहुत ज़्यादा महंगी ना होने पाए ताकि आम आदमी के रीच में रहे, तो वो सरकार वो नियमन, वो कंट्रोल तब तक नहीं करेगी जब तक उनका जो दाम है उसमें पिछले 12 महीनों, मतलब पिछले एक साल से उसका एक टाइम स्पैन होगा, वहाँ से उसको बेस बना करके पिछले साल आज ही के महीने में, मान लीजिए सितंबर है, तो सितंबर में अगर सितंबर 2019 में उनका दाम आधा रहा होगा या इस समय उनका दाम सितंबर 19 के हिसाब से दुगना हो गया, तभी सरकार कुछ बोलेगी। और कुछ और वस्तुएं जिनमें 1.5 गुना तक सरकार होने पर जो है सरकार उसमें एक अपना इंटरफेरेंस करेगी, सरकार उसमें दखल करेगी। तो ये चीज़ें अब कमज़ोर की जा रही हैं। ऐसे में क्या होगा कि जिन वस्तुओं में 100% की छूट दे दी गई है, 100% मूल्य वृद्धि के बाद हम बोलेंगे, तो सितंबर 2019 से अगर कोई वस्तु 100% बढ़ी हुई है, अनाज, आलू, प्याज, इस तरीके की चीज़ें जो डेली यूज़ की हैं, तो उन्हें देखेंगे कि अगर पिछले समय चीनी जो है, मान लीजिए कि जो है 50 रुपए किलो थी, तो अगर चीनी 100 रुपए किलो हुई होगी या पार हुई होगी तभी सरकार दखल करेगी, इसके पहले नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आए दिन हम जो है प्याज वगैरह की जो हमारी सब्जियां हैं, प्याज हो गई, टमाटर हो गई, इनको लेकर के हम कहते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। महंगी इसलिए होती क्योंकि इनका भंडारण जो होता है वो मुनाफाखोरी करने के लिए, इनकी पहली बात तो इनको जमा किया जाता है। जो बहुत सारे बीच के बिचौलिए किस्म के लोग हैं, ये इनको जमा करते हैं, मुनाफाखोर लोग, और एक मार्केट में, बाज़ार में एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करते हैं कि एक कृत्रिम तंगी इनकी क्रिएट करते हैं कि ये समय बाज़ार से ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो बड़े बड़े कोल्ड स्टोर के मालिक प्याज वगैरह रखे हों, तो क्या होता है कि फिर दाम बढ़ जाते हैं। दाम बढ़ जाते हैं तो फिर भाई आम आदमी के ऊपर वो पड़ता है। तो अब ये इंटरफेरेंस सरकार करती थी कि देखती थी भाई कहाँ मुनाफाखोरी हुई हो, उनको निकाला जाए सारी चीज़। तो अब ये इंटरफेरेंस सरकार हाथ हटा रही है। तब तक नहीं बोलेंगी जब तक चीज़ें दुगनी नहीं हुई होंगी, वो भी एक साल पहले के दाम से। तो वो ग्रेजुअली क्या होगा कि जैसे अभी 1.5 गुना दाम बढ़ा, मतलब सितंबर 20 से मान लीजिए सितंबर 21 तक 1.5 गुना दाम, फिर अगले जो सितंबर 22 आएगा वहाँ तक उस वस्तु का दाम 3 गुना हो जाएगा। और बेस उसका क्या रहेगा कि जो है, ये तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, एक साल पहले से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी को और महंगाई को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाला ये कानून है, ये संशोधन है। दूसरा है जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, एक जो है मंडी समिति और एमएसपी कानून का संशोधन। साथियों, सबसे ज़्यादा खतरनाक कानून यही है जिसकी चर्चा हो रही है। मंडियों में हमारे देश के किसान जो है अपना अन्न, अपनी फसलें ले जा करके बेचा करते थे। तो मंडियों में बेचने के लिए वो खरीदा करते थे। देखिए, मंडी का जो सिस्टम था 1960 के आसपास से लागू हुआ कि किसान, क्योंकि भाई आप गेहूं रखेंगे तो चूहे खा लेते हैं, धान रखते हैं, धान भी चूहे खा लेते हैं, तो
किसानों के पास भंडारण की उतनी क्षमता होती नहीं है। घर छोटा सा होता है, जितनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं वो साल भर के खाने की, साल भर का अनाज उतना कर लेते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं। तो जो अतिरिक्त होता है उसे बेचना उनकी मजबूरी होती है कि जैसे ही धान खेत से फसल निकल रही है उसे उसको बेच दिया जाए। तो बेचने के लिए जो मंडियाँ थी, मंडियाँ सरकारी हुआ करती थी, उनकी खरीद सरकारी हुआ करती थी, सरकार दाम तय करा करती थी, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता था, उससे नीचे खरीदना जो है वो गैर कानूनी हुआ करता था। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन क्या है कि इसमें करप्शन था, इस चीज़ की मांग हो रही, इस चीज़ की बार बार बात उठाई जा रही थी। बहुत सारे किसान संगठन ने ये बात उठाई है। एसएफआई ने खुद कई बार किसानों की मांगों का समर्थन किया है कि क्रय केंद्रों पर उनके जो है किसानों का जो गल्ला है, अनाज है, उनकी खरीद सुनिश्चित हो, उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, तो एमएसपी पे खरीद सुनिश्चित हो। इस चीज़ का सपोर्ट किया जा रहा था। करप्शन जो था उसको दूर करने की लड़ाई सरकार से बराबर लड़ी जा रही थी। लेकिन अब क्या है कि इसमें क्या है कि उस पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दिया जा रहा है। जो इस चीज़ की गारंटी लेता था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम किसान का खरीदेंगे, तो उसमें या जो उसका सिस्टम है, उसके जो करप्शन, उसको ख़त्म करने के बजाय कि उसको थोड़ा सा स्मूथली चलाया जाए, उसमें जो भ्रष्टाचार उनको ख़त्म किया जाए, उसको नहीं ख़त्म किया जा रहा, उस पर नहीं बात हो रही। सीधे उस पूरे के पूरे सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, अपरूट कर दिया जा रहा है। उसकी जगह क्या कहा जा रहा है कि बहुत मतलब जुमले फेंके जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि जो जुमले फेंके जा रहे हैं आमदनी आश्वासन के नाम से, कि इससे किसानों की आमदनी का आश्वासन हो जाएगा। तो ये आमदनी आश्वासन क्या है? आमदनी आश्वासन किसानों का नहीं हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि किसान जो है वो किसी भी मंडी में ले जाकर के फसल बेच सकेगा, देश भर की किसी भी मंडी में ले जाकर के, उसको राज्यों से राज्यों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें। ठीक है, आपने दिखाया कि आपकी नीयत बहुत सही है, लेकिन किसानों से पूछा आपने, किसी किसान संगठन से आपने बात की? आप देखिए, किसान अपने खेत से अपनी गल्ला मंडी तक ले जाने में उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। भाई, एक ट्रॉली करनी पड़ती है, ट्रैक्टर करना पड़ता है, घोड़े गाड़ी वाले को बुलाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें ले जाने में किराया भाड़ा बहुत लगता है। किसानों के पास इतना वो नहीं है कि वो ले जाकर के, आप कह रहे हैं कि पंजाब का किसान बेंगलोर जाकर के सब्जी बेचेगा, उत्तर प्रदेश का किसान गुजरात में ले जाकर के अपना जो है फसल बेचेगा, ये पॉसिबल नहीं है। जो किसान सब्जी उगाते हैं, आप ये देखिए कि एक तो खाद्यान्न गल्ला वाली जो गेहूँ धान ये वाली खड़ी फसलें होती हैं, ये तो किसान जो है अपना बेचते हैं ले जाकर के। इन्हीं की लड़ाई हो रही है कि भाई इन्हें क्रय केंद्रों पर खरीदा जाए, सरकारी क्रय केंद्रों पर। लेकिन जो सब्जियां हैं डेली खाने वाली, डेली निकल रही हैं सब्जियां, उनको जो छोटे आसपास के बाज़ारों में किसान बेचते हैं, कभी आप उनसे मिलिए तो कोई किसान अगर सब्जी उगा रहा है तो वो अपने जो सबसे उसके यहाँ निकटतम बाज़ार होता है उसी में वो सब्जी बेच पाता है। बहुत हुआ तो 10 से 15 किलोमीटर की रेंज के आसपास में जितने बाज़ार होते हैं उन्हीं बाज़ारों में बेच पाता है। वो शहर ले जाकर सब्जियां नहीं बेच पाता है, उसको उसके स्थानीय बाज़ारों में दाम कम मिलता है, सब्जी का दाम आधा होता है, उन्हीं सब्जियों का दाम 4 गुना होता है शहरों में। तो वो शहर में ले जाकर के सब्जियां इसीलिए नहीं बेच पाता है क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं होते हैं। तो साहब, अगर जब ये बात आप कह रहे हैं कि किसान किसी भी उसमें ले जाकर के फसल बेच लेगा, तो ये किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं आप। असल में इतना आसान नहीं है उनके लिए। उनको छोटे छोटे किसान हैं, 2-2, 3-3 बीघे के जो काश्तकार हैं, उसी से वो अपनी आजीविका चला रहे हैं। उनके लिए मुमकिन नहीं है कि यूपी से कोई गुजरात जाए या पंजाब से कोई बेंगलोर जाए। तो ये सरासर एक दिखावा है, छलावा है, जुमला है। और क्या होगा कि इसमें इसको हटा करके, क्रय केंद्रों को हटा करके निजी खरीदार इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। निजी कंपनियों को ये छूट होगी कि वो अपने एजेंट ले आएँ और किसानों से डायरेक्ट खरीद कर सके। इसको ये कहा जा रहा है कि किसान और खरीदार के बीच में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तो ये बड़ा एक अपने आप में जो सरकार अपने हाथ खींच रही है, जैसा सरकार हाथ खींचने वाला ये जो कदम है, ये कदम इन्होंने एनईपी में भी उठाया है। एनईपी में भी सरकार ने अपने हाथ खींचे हुए हैं कि जो भी शिक्षा में सपोर्ट करना चाहते हैं सपोर्ट कर सकते हैं, सरकार उन्हें नहीं रोकेगी। दरअसल आप सिर्फ रास्ता खोल रहे हैं निजीकरण के लिए। तो ये जो निजी कंपनियां और उनके एजेंट वाली बात है, ये असल में सरकार का हाथ पीछे खींचना है और उनके लिए बाजार को खोलना है। तो जब वो सीधे सीधे बाजार में उतर आएंगे, उनके एजेंट उतर जाएंगे, तो वो औने पौने दाम पे खरीदेंगे। उनका जो खरीदने का दाम होगा वो आप नहीं तय करेंगे, वो सरकार नहीं तय करेगी, वो वही तय करेंगे। और कोई भी विवाद होता है इसका निपटारा राज्य सरकार नहीं करेगी, इसका निपटारा एसडीएम करेगा। मतलब केंद्र सरकार से चीज़ें डील होंगी।
ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। खेती जो अब तक समवर्ती सूची का विषय हुआ करता था, उसको आप बाइकआउट कर रहे हैं। आप पूरे स्टेट का जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, संघवाद की जो परिकल्पना है, उसके ऊपर हमला है। तो जो राज्य का अपना नियंत्रण होना चाहिए, राज्यों का, जो स्टेट हमारे यहाँ हैं, यूपी बिहार, इन लोग का अपनी खेती पर जो नियंत्रण होना चाहिए, आप सीधे इसको ख़त्म कर दे रहे हैं। ये भारत का जो एक संघवाद का संकल्पना है, संघवाद की, भारत के संविधान का जो एक खूबसूरती है कि हमारे यहाँ संघवाद है, उस पर हमला है। ये सीधे सीधे किसानों को केंद्र सरकार के हाथ पे सौंपना, ये सीधे सीधे निरंकुशता को बढ़ाएगा। प्राइवेटाइजेशन होगा, उनको निजी कंपनियों को छूट है कि वो 2 से 3 दिन बाद पैसा, कुछ एक समय अंतराल बाद भी पैसा दे सकते हैं। तो साहब जब वो आ जाएंगे, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां या अंबानी अडानी के लोग आकर के खरीदारी करने लगेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि वो भला चाहते हैं? भला किसानों का अगर कुछ कहीं से हो सकता है तो वो सरकार की तरफ से होता है। जब सरकार उनके लिए खुद नीतियां बनाए, सरकार खुद उनके लिए काम करे, कोई भी निजी आदमी यह करके नहीं करेगा। और जब ये शोषण करना चालू कर देंगे तो बहुत सारे किसान भूखमरी की हालत में आ जाएंगे। औने पौने दाम पे सब्जी बेचे, अपने फसल बेचेंगे, और उन्होंने कंपनियों ने खरीदने से मना कर दिया तो और कहीं बेच भी नहीं सकते ना, ये भी समस्या है। और कौन खरीदेगा उनको अगर कंपनियां खरीदना बंद कर देंगी? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है और बहुत सारे किसान इससे भुखमरी की हालत पे आ जाएंगे। खेती छोड़ने की नौबत आ जाएगी, और खेती छूटेगी, जाहिर सी बात है फिर आप जो है भूमि अधिग्रहण के तहत उनकी खेती किसानी जो खेत है वो सब बेच देंगे आप निजी कंपनियों को। ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा हमला है। और तीसरा जो है ठेका पे खेती अध्यादेश, इसको भी एक बहुत अच्छा जुमला दिया गया है, समझौता कृषि सेवा अध्यादेश 2020। तो समझौता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है कि या कोई बाहर की विदेशी कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी आकर के कह रही कि हम आपको फर्टिलाइजर्स देंगे, हम आपको इक्विपमेंट देंगे, साधन देंगे, हल देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे आपको खेती करने के लिए, और आप हमसे ही खरीदेंगे। इस चीज़ के लिए बाध्य किया जाना, तब ये समझौता नहीं होता है। समझौता किसानों को किसी से करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों वो किसी से समझौता करेंगे? ये बहुत खतरनाक बात है। हमारे यहाँ उर्वरक और ये सारी चीज़ों के लिए जो साधन हुआ करते थे, इनके लिए सहकारी समितियाँ हुआ करती थी। इफ़को जैसी समितियाँ जिन्होंने सुना होगा, वो क्या किया करती थी कि खेतों में किसानों को क्या होता था कि वो आती थी, समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया करती थी। जैसे इफ़को का मेन काम है कि फर्टिलाइजर या उर्वरक बनाना। इफ़को उर्वरक बनाने के साथ साथ किसानों को इस बात के लिए भी प्रशिक्षित करती थी कि आपको कितना उर्वरक खेत में डालना है। आपको सिर्फ यूरिया नहीं डालना है, आपको कुछ बायो फर्टिलाइजर्स भी डालने हैं, जिससे खेती पे, मिट्टी पे, पर्यावरण पे दुष्प्रभाव ना पड़े। तो मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे, खेत की, पर्यावरण बचा रहे। इस सारी चीज़ों के लिए इफ़को अपने आप को जिम्मेदार मानती थी और किसानों को ट्रेन किया करती थी। लेकिन जब निजी कंपनियां आ जाएंगी, साहब आपने उन लोगों को पहले से ही छूट दे रखी है। वो ठेके पर जब ले लेंगी खेती, वो अपना सामान खरीदवाएंगी, ठीक है, और वो बताएंगे कि किस ब्रांड का आपको सब्जी, किस ब्रांड की फसल आपको उगानी है, किस ब्रांड की नहीं उगानी है, किस किस्म की उगानी है फसल, किस किस्म की नहीं उगानी है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। वो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का वो कर देंगे कि नहीं आप ज़्यादा ही यूरिया डालो। 3-4 साल के अंदर जो हमारे खेत हैं अच्छे खासे उपजाऊ खेत, आप 8 गुना पैदावार, 10 गुना पैदावार लेने के नाम पे आप मैक्सिमम 5-6 सालों में हमारे खेतों को बंजर कर डालेंगे। प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। और हमारा देश जो है करीब, इसकी बहुत बड़ी आबादी है, 50% से ज़्यादा बड़ी आबादी है जो अभी भी खेती पर डिपेंडेंट है। हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सीधी तरीके से वो जो है खेती पर डिपेंडेंट है, खेती से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, जो रोजगार हैं, उन पर डिपेंडेंट हैं, उसी से उनकी शिक्षा चल रही है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी और इस तरह से अगर खेती पे बड़ा हमला हुआ, आज किसान ख़त्म हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कल हम भी ख़त्म होने वाले हैं। इस बात को हमें बहुत कायदे से समझ लेना चाहिए कि हम पे भी बहुत सीधे सीधे इसका दुष्प्रभाव पड़ने वाला है साथियों। तो ये असल में, और इसके साथ साथ अभी जो लॉकडाउन या कोरोना के समय में सरकार ने जो कहा कि आपदा में अवसर तलाशिए, आपदा में अवसर सिर्फ सरकार ने तलाशा है। इसी में आप जो है शिक्षा विरोधी नीति NEP ला करके आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था की तबाही का एक बढ़िया सा इंतज़ाम कर दिया है। इसी में आपने ये कृषि अध्यादेश लाए हैं जो खेती को ख़त्म करने वाले हैं। लेबर लॉज में आपने संशोधन करके कल जो है एक किस्म से जो है वो बधुआ मजदूरी और इस तरह की चीज़ों को फिर से चालू करने के
संकेत दे दिए हैं। तो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है, और जितनी जल्दी से ये साथियों, जितनी जल्दी से ये पारित कराए गए, जितनी हड़बड़ी में, जितनी फ्रस्ट्रेशन में सरकार ने, मतलब राज्यसभा के सांसद कह रहे हैं कि आप वोटिंग कराइए, और आप वोटिंग नहीं करा सके। आप जो है क्या कहते हैं, राज्यसभा का जो है प्रसारण पे आवाज़ म्यूट करा देंगे, वोटिंग नहीं कराएंगे। ये सब सीधे सीधे संविधान पे हमला करके, देश पे हमला करके ये सारे कानून पास कराए गए हैं दोस्तों। संविधान की लाश के ऊपर से ये कानून पास कराए गए हैं। बहुत खतरनाक कानून है, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के कानून जो भी हैं वो सीधे सीधे अभी किसानों मजदूरों पे जिस तरह से हमला कर रहे हैं, ये सीधे सीधे पूरे देश पे हमला है। ये सिर्फ किसानों और मजदूरों पे हमला नहीं, ये हमारे देश पे हमला है, ये हमारे संविधान पे हमला है। तो साथियों, इसके खिलाफ 25 सितंबर 2020 को हम लोग पूरी मजबूती से इस विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेंगे और सरकार को बताएंगे कि ये तानाशाही, ये मनमानी रवैया हम नहीं चलने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद।